जय हिंद जय बिहार। सबसे पहले हम आपको बता दूं कि क्लास 10th का भी बायोलॉजी पहला लेसन आप लोग को बता रहे हैं। बहुत आसान है, पहला लेसन नहीं बल्कि हर लेसन बहुत आसान है। लिखा है जैव प्रक्रम। जैव मतलब जिंदगी, जैविक जीवित चीजों के बारे में सोचना है। सोचना तो सजीव और निर्जीव दोनों के बारे में है, लेकिन जो जीवित है प्राणी, जैव प्रक्रम मतलब प्रोसेस सिस्टम। जो जंतु है, मानव हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, जो कुछ भी हो, उनको जीने के लिए क्या सिस्टम होता है, प्रोसेस। आप जानते हैं कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, भोजन करते हैं, है ना। तो भोजन कर लिए तो काम हो गया नहीं। इसको बिल्कुल गहराई से, जिंदगी जीने के लिए जितने प्रक्रम, जितने प्रोसेस, जितने सिस्टम चाहिए वो सब जैव प्रक्रम है। इसमें पोषण, फिर क्या आएगा, श्वसन। खाना खाएंगे तो सांस भर, यहाँ तक जगह रखिए। अगर ये हाउसफुल हो गया तो यहाँ सांसें नहीं ले पाइएगा, और सांस नहीं ले पाइएगा तो यहाँ से जो नली को होता है अलग, वो जाम हो जाएगा। और जाम हो जाएगा ना तो श्वास नली जाम हो गया, बस आप हार के मर जाइएगा। तो सबसे पहले जानना है जैव प्रक्रम में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, इन सब प्रक्रियाओं से होकर गुजरेंगे तो पूरा जैव प्रक्रम हो जाएगा। जीवन के जितने सारे आधार हैं वो सब जैव प्रक्रम में आता है। जैव से मतलब समझिए जीवित प्राणी से। क्या मृत प्राणी श्वसन कर सकते हैं? मृत प्राणी भोजन कर सकते हैं? तो जैव प्रक्रम का मतलब हुआ सबसे पहले एक जीवित प्राणियों के लिए कितने तरीके अपनाए जाते हैं उसको जीवित रहने के लिए, इन सारे चीजों को जैव प्रक्रम कहते हैं। पोषण, पहले उसको जिंदा रहने के लिए सजीव को भोजन चाहिए किसी भी परिस्थिति में। उसके बाद श्वसन चाहिए, ठीक है, उसके बाद श्वसन चाहिए। इसके बाद खाए हैं ना तो निकालेंगे तो क्या चाहिए, कब गड़बड़ा गया, खाए हैं तो एंजाइम में टूट गया, अलग अलग ब्लड में ब्लड, प्रोटीन, वसा सब अलग अलग चला गया, थैली में जहां जहां जाना है वो चला गया। उसके बाद शेष बच गया, तो शेष बच गया उसको क्या करेंगे, पेट में रखेंगे तो बड़ाम बड़ाम करेगा, तो क्या करेंगे, उसको निकालेंगे। तो पोषण, श्वसन और परिवहन और उत्सर्जन। अच्छा, क्या हमारे बाद मेरे पीढ़ियां चल पाएंगी या नहीं, इसके लिए क्या करना होगा, जनन, अपने जैसा संतान उत्पन्न करना होगा, जनन। अब का जितना मन सब अल्लाह के दिन है, भगवान के दिन है नहीं, उसको सीमित रखिए। न तो देखिए अभी तो हम लोग क्या चाइना से नंबर 1 पर आ गए हैं, फर्स्ट में आ गए ना। अब ऐसा नहीं हो कि पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर आ जाए, तो जमीन तो मेरे पास सीमित है, तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे उसको समन्वय करना है, संयोजित करना है एक ढंग से। तो जैव प्रक्रम में पोषण, खाना भोजन चाहिए, उसके बाद श्वसन। जब सांस लेंगे तो आप जानते हैं कि ऊर्जा खाली भोजन से मिलता है, श्वसन से भी ऊर्जा मिलता है। श्वसन जब करेंगे तो जो अन्न है अंदर जाकर उसको खंड खंड तोड़ेगा। जैसे मान लीजिए, हम कैसे बता दूं, ये लकड़ी में हमको लकड़ी में छेद करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे ना, लोहा को मान लीजिए, थोड़ा सा लोहा में जब ड्रिल मशीन से छेद करता है, उसमें मशीन लगा के, तो देखिए वहां पानी गिराता है। क्यों गिराता है, क्यों गिराता है, वो दोनों लोहा घर्षण के सहारे गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाएगा तो उसको आगे बढ़ने नहीं देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा तो क्या करेगा, वो टूट जाएगा टूल्स, इसलिए वहां पर पानी गिराता है। ठीक, तो पानी में ऑक्सीजन है या नहीं है, पानी में ऑक्सीजन है ना। तो इस तरह किसी चीज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, और हम श्वास लेते हैं, श्वास नली के सहारे फिर इस तरह से पूरा क्रिया, श्वसन होगा, पाचन होगा, उत्सर्जन होगा, परिवहन होगा, इन सारे क्रियाओं को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। तो आइए, आपकी किताब में सिर्फ जैव प्रक्रम ही पढ़ना है, पहला पोषण, श्वसन, बाकी समझ में आया। तो चलिए हम लोग, आप तो समझ गए होंगे, अगर हम पोषण को समझ लिए, मतलब पहला दरवाजा अगर अभिमन्यु पार कर गया तो बरहमा दरवाजा में घुस जाएगा। तो पहला अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एक हवा में मत आइए, होता है साइंस। व्हाट इज साइंस? इज वेद पुराण उपनिषद पुराण, और क्या बोलेंगे उसको, इसको बोलेंगे कुरान, गुरु ग्रंथ, यही सब है, अलग नहीं है। जो भी साइंस डेवलप किया है किसी भी क्षेत्र में आप उठा लीजिए तो आप पाएंगे कि हमारे वैदिक जीवन से संबंधित है, वेद पुराण से संबंध रखता है। पहले हम लोग कैसे करते थे, आयुर्वेद से दवा, कैसे, आयुर्वेद से, पेड़ के पत्तियों से। आज भी वो है, आज भी वो वर्तमान है, जो आपको साइंस द्वारा डेवलप किए गए तरीके से बेहतर नहीं होता है। और इसका सबसे बेहतर हम पर बात देते हैं कि पहले के आदमी 21 हाथ का होता था, पुराण में उठा के देख लीजिए आप, अब 3.5 हाथ का होता है, उससे भी छोटा हो सकता है। तो हम लोग जितने आधुनिक युग में प्रवेश कर रहे हैं, विज्ञान की तरफ तरक्की कर रहे हैं। विज्ञान अगर यहाँ से बटन दबाएंगे तो अमेरिका ध्वस्त हो सकता है, अमेरिका बटन दबाएगा तो क्या इंडिया ध्वस्त नहीं हो सकता है। तो साइंस का दूसरा नाम मौत का तराजू है।
ठीक है, आप किसी भी परिस्थिति में देख लीजिए। तो हम लोगों को समझ के सारे काम करना है। अगर हम डेवलप नहीं करेंगे तो दूसरा आदमी सब प्रशासन करना शुरू कर देगा। इसलिए जरूरत के लिए सब जरूरी है। पूरे विश्व को चाहिए कि मिल करके एक संस्था है उसको चार्ज करे, मतलब लागू करे कि कोई भी देश अब अस्त्र शस्त्र नहीं बनाएंगे जिससे किसी भी देश का नुकसान हो जाए और कोई फिर से एक नया हिरोशिमा बन जाए। आइए देखिए, पोषण एवं जैव प्रक्रमों, लाइफ प्रोसेस जल्दी आप इंग्लिश समझते हैं, कहते हैं कि इंग्लिश से भारी रहता है। कहते हैं पोषण एवं अन्य जैव प्रक्रमों को समझने के लिए एक आवश्यक पहले सजीव एवं निर्जीव में फर्क कर लें। जो लाइफ का प्रोसेस है उसको समझना चाहते हैं तो पहले सजीव और निर्जीव में अंतर करना पड़ेगा। लकड़ी अगर पेड़ से लगा है तो लकड़ी ही कहलाता है, लेकिन सूख गया तो वो लकड़ी कहलाता है। सूख के गिर गया वो काम का नहीं है। लेकिन जो सजीव पेड़ को काटेंगे तो हत्या, क्या लिखा है कहानीकार लिखा, एक वृक्ष की हत्या, क्लास 10th में है। तो हत्या मतलब जो मर्डर हमारा किया जाएगा वो पेड़ की भी आप हत्या करेंगे तो आप पर मुकदमा चलेगा, क्योंकि पेड़ हमारा प्राणवायु है, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। पोषण एवं जैव प्रक्रमों को समझने के लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले हम सजीव और निर्जीव में अंतर समझें। चलिए सजीव, हम सांस लेते हैं? नहीं लेता है सांस। क्या पत्थर से तुलना करें, पत्थर सांस लेते हैं? हम सांस लेते हैं। पत्थर भोजन करते हैं? नहीं करते हैं। पत्थर चलन करते हैं? अरे तो पहाड़ पर से उठ के यहाँ रोड कैसे बना दिया? माध्यम से लाया गया, इसलिए वो जीवित। तो बहुत सारे चीज़ हैं, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, अपने जैसा जनन, अपने जैसा पत्थर को पैदा करेगा। तो ये सजीव और निर्जीव में अंतर समझ में आ गया? कहीं दिक्कत? सजीव में चलन की क्रिया होती है, पोषण की क्रिया होती है, आई निर्जीव में नहीं होती है, निर्जीव में नहीं होती है, उत्सर्जन की क्रिया होती है। अच्छा, अब एक बात और है कि हमारे मतलब सजीवों में पोषण के अलग अलग अंग होते हैं। क्या सभी में होते हैं? नहीं होते हैं। जो एक कोशिकीय जीव है, आगे पढ़ने के लिए मिलेगा, जो एक कोशिकीय जीव है उसमें नहीं होता है अलग अलग अंग, ठीक है, लेकिन हम सभी में अलग अलग अंग होते हैं। तो इससे हम सजीव और निर्जीव का डिवाइड नहीं करते हैं। जो जीवित हो, सांस ले सके, खाना खा सके, उत्सर्जन कर सके, परिवहन कर सके, जनन कर सके, इन सारी क्रियाओं को जो निर्वहन करेगा वो सजीव कहलाएगा। समझ में आ गया? हम अपने चारों ओर अगर गौर से देखें तो हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे आकाश, पहाड़, पौधे, जानवर, मकान, जमीन, चिड़िया, कीड़े मकोड़े आदि दिखाई पड़ेंगे। इनमें से कुछ आकाश, पहाड़, मकान एवं जमीन निर्जीव हैं। क्या हैं? ये निर्जीव हैं। ये तो चल के नहीं ले जाएंगे। आप जानते हैं नया प्रोसेस में क्या होता है, ये घर को अगर दूसरे जगह ले जाना है तो पूरा एकदम खड़ा कर देगा एथी पर, जैक पर, पूरा टांग लेगा ऊपर पूरा मकान को, और जहाँ ले जाना है वहाँ बैठा देगा। ऐसा प्रोसेस शायद निकल गया है। हाँ, ट्रांसप्लांट क्या बोलते हैं उसको, पौधा भी को कबाड़ के शुभ, लेकिन पूरा सक्सेस नहीं है, लेकिन फिर भी 100 पेड़ में 50 पेड़ तो बचेगा ना। जबकि जानवर, चिड़िया, कीड़े मकोड़े सजीव है। सभी जीवधारियों में जीवन की एक निश्चित व्यवस्था रहती है। सभी जीवधारी में एक जीवन की निश्चित, हम लोग का निश्चित व्यवस्था, शाम में खाएंगे, सुबह खाली करेंगे, फिर टाइम से। पेड़ पौधे में भी यही होता है, वो समय के बाद उत्सर्जन करता है। अब देखिए सारी पत्तियां पेड़ के झड़ जाएंगी, कब? वसंत में। अभी बहुत सवाल पड़ा हुआ है, जैसे अगर पौधे में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल पर्णहरित, हरित लवक जिसको कहते हैं, तो भोजन बनाएगा। तो बोले लाल साग में कैसे भोजन बनाएगा? अब इस बाद में हम खोजेंगे हम लोग। जबकि पौधे, चिड़िया, जानवर, कीड़े मकोड़े सजीव, सभी जीवधारियों में जीवन की एक निश्चित व्यवस्था रहती है जिसमें जीवन संबंधी विभिन्न कार्यों का संपादन होता है। जीव लिखा, देखिए ध्यान से एक एक लाइन को समझिए। सभी जीवधारियों में जीवन की एक निश्चित व्यवस्था रहती है जिसमें जीवन संबंधी विभिन्न कार्यों का संपादन होता है। जीवों में संपन्न होने वाली जैविक प्रक्रियाओं से हमें पता चलता है कि वे सजीव हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजी तो ज़्यादातर सजीव चीज़ों का निरीक्षण करता है। अच्छा, निर्जीवों का भी हो तो उसके लिए जीवाश्म जानना होता है कि कोई आप सोचते हैं कि एक बार महाभारत हुआ, आप जानते हैं एक बार रामायण हुआ, नहीं। अगर आपका बायोमास का जो सिस्टम है, जो जैसे हम क्या बोलेंगे कोयला वगैरह जानने के लिए, तो कहता है कि 450-500 करोड़ पहले तक कीता, तो आपका महाभारत तो हुआ 5,500 वर्ष पहले।
तो इसके पहले क्या था? इसके पहले त्रेता युग था, राम का युग था, फिर राम के बाद सतयुग था। तो 550 करोड़ कहाँ से आ गया? तो कई बार रामायण हुआ, कई बार पुराण हुआ, कई बार गीता हुआ और कई बार पुराण हुआ। ये प्रोसेस चलते रहता है, ये क्रम, जैसे खाते हैं, जाते हैं, आते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सब कुछ होते रहता है। जैव प्रकरण में एकदम साइकिलिंग चलता है, साइकिलिंग चलते रहता है। हमने पौधे ने चूहे को खाया, गलत बोले, चूहा ने पौधे को खाया। चूहा को कौन खाया? सांप। सांप को कौन खाया? चील। ये प्रोसेस चल रहा है, तो ये प्रक्रम चलते रहता है। बायोलॉजी बिल्कुल ध्यान से समझिए ना, आंसर तो इतना याद हो जाएगा ना जैसे हिस्ट्री हो जाता है याद। हिस्ट्री को तुलना कहाँ इससे किए हैं? क्योंकि हिस्ट्री में सब हिस्ट्री, तो इसको माइंड को सेट करना है, खाली एकदम निशाने मार के एक गोली और एक दुश्मन। उदाहरण के तौर पर उड़ती चिड़िया, दौड़ते हुए जानवर या सोए हुए जीवों के श्वसन में शरीर से होने वाली गतियां आदि का अवलोकन करके यह ज्ञात किया जाता है। चिड़िया और ये मतलब सजीव है। देखिए गिलहरी बोल रहा है मतलब वो सजीव है। और सीआईडी में क्या करता है? ऐसे करता है, साहब गया, मतलब यहाँ धड़कन होता है ना, वो धड़कन यहाँ साफ दिखाई पड़ता है, यानी तो हाथ से फक फक करते रहता है। तो मर गया तो ये जीव ही नहीं है, तो सजीव। सौ माने क्या होता है? देखिए बहुत, हाँ बहुत सिंपल चीज, स प्लस जीव, तो स माने साथ होता है संस्कृत में, सहार्थे तृतीया लगता है, साथ अर्थ में तृतीया विभक्ति लगता है। तो जीव के साथ जो होता है उसे सजीव कहते हैं। जिसके साथ जीव, ये बोलने वाला जीव द्रव्य नहीं रहता, नहीं टुक टुकवा देख रहे हैं ना, ये नहीं रहेगा तो क्या हो गया? निर्जीव। लेकिन बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिनमें वृद्धि, श्वसन आदि से संबंधित गतियां परिलक्षित नहीं होती है। अब एक कोष की अमीबा है, उसमें जैसे एक कोष की अमीबा हुआ पैरामीशियम में, तो इसमें पता नहीं चलेगा। उसका भोजन भी करने का एक तरीका यूं सटा देता है और निकालने का भी तरीका यूं हटा देता है, तो इससे नहीं पता चल पाता है। हम लोग कहाँ हैं? थोड़ा सा सवेरे पर मारेगा दुर्गंध, बस सब फ्रेश। जीवों में पाई जाने वाली गतियां वस्तुतः आणविक स्तर पर होती है, एकदम बहुत बारीकी। जैसे नानी घर जाइएगा, 4 साल के बाद जाएगी अंजलि नानी घर, अंजलि नानी से बोलेगी अंजलि, हाँ नानी, मतलब कहने का बताओ तू इतनी बड़ी हो गई है। बात समझ में आया? तभी 10 तक आप पढ़ते हैं, 11 12 में जाइएगा, आपका मैरिज लाइफ में हो जाएगा। अरे वो इतना बड़ा हो गया कि शादी का कार्ड लेके जाएंगे नानी कर, तो बोलेंगे अरे शादी कर रहे हैं कहा उसका? बोले हाँ तोरो खर्चा, आपको भी खर्चा करना है, कपड़ा उपड़ा दीजिए बढ़िया बढ़िया, है कि नहीं? जीवों में पाई जाने वाली गतियां वस्तुतः आणविक स्तर पर बहुत कम, धीरे धीरे वृद्धि होता है, जो दिखाई नहीं देता। इसके अभाव में ही विषाणु या वायरस को सजीव वर्ग में तब तक नहीं रखा जाता जब तक ये जीवित कोशिका को संक्रमित कर आणविक गति नहीं दिखाते हैं। अब बैक्टीरिया, विषाणु तो या जीवाणु जो भी हुआ, अभी क्या आया? कोरोना आया। तो जिसको नहीं हुआ है वो कहता है क्या कोरोना, ये सब ढकोसला है मोदी जी के की। तब मोदी जी कहा प्रयोगशाला में निकल रही ना लोकड़ा, सोचने वाली बात है। तो रियली में जो कोरोना आया वो जीव के अंदर में संक्रमित किया या नहीं किया? प्रभाव डाला, इफेक्ट डाला, तो कोरोना को हम क्या कहेंगे? सजीव। तो कुछ चीजें ऐसी है जो अपना जब प्रभाव दिखा दे तो समझिए कि सजीव है। तो इस हालत में हम कोरोना को क्या कह सकते हैं? सजीव। फेफड़ा को प्रभावित किया। आज भी जो लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं उनके अंदर पहले वाली ताकत नहीं है, ठीक है? जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उनके लिए तो फिटनेस मतलब चल रहा है, चलता कैसे होता है? आपका रियल एकदम रियलिटी है आपके पास पावर, ठीक है? लेकिन हम उस पावर को पैदा करते हैं। तो आपके पास ऊर्जा पहले से है और पैदा किया हुआ ऊर्जा लगा रहे हैं, तो दोनों में अंतर है। जब शरीर गिरेगा तब पैदा किया हुआ ऊर्जा काम नहीं आएगा, लेकिन आप लोग का जो ऊर्जा है वो काम आएगा। इसके अभाव में विषाणु या वायरस को सजीव वर्ग में तब तक नहीं रखा जाता जब तक ये किसी जीव को, कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं। जीवन के संचालन में आणविक गति की आवश्यकता होती है। जीवन के संचालन में आणविक गति की आवश्यकता है। अब मान ले कि एक जगह बैठल रहे, खाते रहे, तो निकलेगा कैसे? डाइजेस्ट कैसे होगा? जीवित पदार्थों में अणुओं का विशेष प्रकार से संयोजन होता है जिसके फलस्वरूप जीवों का निर्माण संभव हो पाता है। अब जरा सोचिए, एक अंश मात्र से एक कण, साइंस कहता है कि परमात्मा नहीं है, मैं उसको चुनौती नहीं देता हूं, मगर ये पूछता हूं कि जब तुम प्रक्षेपास्त्र का निर्माण करते हो तो कौन मौसा के आगे सर झुकाते हो? अगर परमात्मा नहीं है तो तूने प्रक्षेपास्त्र का निर्माण कर दिया, अगर बात ऐसे करते हो तो कौन मौसा है तुम्हारा?
डॉक्टर साहब जाते हैं ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में, तो किनका नमन करते हैं? कौन आत्मा का? अपने माँ बाप का करते हैं। अगर माँ बाप का भी करते हैं तो चलिए, वो परमात्मा का अंश है। सभी लोग परमात्मा के अंश हैं, ठीक है। और हर चीज़ का प्रमाण देना आवश्यक नहीं समझते हैं। अगर मैं शांति रूप से हूँ, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं? नहीं। सागर में तूफान आता है, क्या आता है? सुनामी आता है सागर में। बात समझ में आया? तो इसलिए ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। ईश्वर साइंस भी पढ़ेंगे हम लोग और आध्यात्म को भी समझेंगे। एक बात बताइए आप लोग, जैसे कुछ लोग योग विद्या में चले जाते हैं। एक हम इंजीनियर के इंटरव्यू से बहुत संतुष्ट हुए। हम लोग बाद में इस पर टिप्पणी करके बताएंगे कि वो इंजीनियर से उसका लगभग 12-14 लाख पैकेज था ईयरली, वो योग ले लिया। छोटा सा एक बात, इंटरव्यू में पूछा उससे कि आप इतने अच्छे पैकेज पर थे, आपने क्यों योग ले लिया? पूछा, जो सुख इसमें है वो सुख उसमें नहीं है। वो कैसे? तो कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, गाड़ी होंगे, बंगले होंगे, नौकर होंगे, चाकर होंगे, तब भी संतुष्टि नहीं होगा। तो संतुष्टि किस मार्ग में होता है? केवल योग मार्ग में संतुष्टि है आपको। अब हमें नहीं चाहिए, ये सब दूसरे के काम के लिए है, ये मेरे यूज के लिए नहीं है। योग वस्त्र भी कम मात्रा में पहनते हैं। हम लोग तो 20-20 कपड़े रखते हैं ना। खैर छोड़िए, साइंस वाले ज़्यादा बड़बड़ ना करें कि मैं ही दुनिया चलाता हूँ। दुनिया चलाने वाला कोई और है। हाँ, तो लिखा है जीवित पदार्थों में अणुओं के विशेष प्रकार से संयोजन होता है, जिसके फलस्वरूप जीवों का निर्माण संभव हो पाया। न्यूक्लियो प्रोटीन अणुओं के साथ अन्य तत्वों के अणु विशेष रूप से संयोजित होकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। जब जीव द्रव्य हो जाता था पूरा सृष्टि का, आगे बस पल भर में ही हम लोग देख पाएंगे। जीव द्रव्य का निर्माण होता है जो जीवन के मूलाधार हैं। अगर ये जो बोल रहा है वो नहीं रहेगा तो जीव द्रव्य समझते हैं, लिक्विड। तो जीव किस रूप में है? किसी साइंटिस्ट को आज तक पता चला है कि आत्मा क्या है? ये जो बोल रहा है किसी को पता चला है? नंग धड़ंग तो खुद है और दूसरे जनता को भी पूरा मूर्ख बना देता है। आज योग शास्त्र में, आज हम सारा दुनिया योग शास्त्र में चला जाए, ठीक है, अस्त्र शस्त्र का निर्माण बंद हो जाएगा और सभी लोगों का पॉजिटिविटी दिमाग में भरेगा। लेकिन आज तो नेगेटिव है, हमको उड़ाएगा तो हम उसको उड़ा देंगे, बीच में क्रैश कर देंगे। अरे पागल, तुम भी क्रैश करोगे, ये भी बीच में क्रैश करेगा, तो बीच वाला जो होगा वो जाएगा या नहीं जाएगा? तो जो जीवन का मूल आधार है, जीवन का मूल आधार क्या है? जीव प्लस द्रव्य। जीव द्रव्य ये किस मात्रा में है आपको पता नहीं चला। पानी पी रहे हैं ना, तो इस वाले लिक्विड भींग रहा है कि नहीं भींग रहा है? आज सूखा जहाँ गए बाबा, पानी पिलाओ बाद में। जीव द्रव्य में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। चलिए, इसमें उपस्थित विभिन्न अणुओं की इसी प्रकार व्यवस्था गति को आणविक गति कहते हैं, जिसे निर्जीवों का अभाव रहता है। तो सजीव में देखिए क्या रहता है? सजीव में जीव द्रव्य होता है, निर्जीव में नहीं होता है। सजीव में गति होता है, निर्जीव में नहीं होता है। तो अब आराम से लिख देंगे सजीव निर्जीव में अंतर। चलिए, अगला है सजीव वस्तुएं और जैव प्रक्रम। जो सजीव वस्तुएं उसका प्रोसेस क्या है जिंदगी जीने का? जीवों में एक सुव्यवस्थित एवं निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था रहती है। जीवों में एक सुव्यवस्थित, एकदम सब व्यवस्था के अनुकूल रहता है। हार्ट, फेफड़ा, श्वास नलिकाएं, रक्त, मतलब भोजन खाएंगे यहाँ से टूटेगा, यहाँ ग्रंथियां हैं, 3 ग्रंथियां यहाँ से लार स्रावित करता है, रोटी खाएंगे चबाएंगे तो यहाँ से स्रावित नहीं किया, ठीक। तो आप तो सोचे कि ये हम दांत वाला काम आपको ठेल दें, दांत से चबाना है ना जी, तो चबाए नहीं, हम आपको ठेल दिए, दांतों नुकसान होगा, दांत तो नुकसान हो ही जाना है। तो सवाल ये है कि जब हम भोजन को पूरा चबा के खाएंगे तो लार ग्रंथियों से लार 3 तरह का स्राव होता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे रहता है, वो सब स्रावित होता है और स्रावित होने के बाद यहाँ एकदम पूरा लिक्विड हो जाएगा, वो घुल जाएगा रोटी अगर चबाइएगा तो। लीजिए आराम से आंत में चला जाएगा। तो दांत के काम आंत पर आप ठेल देते हैं तो आंत बेचारा क्या करेगा, अंत में लीवर उबर सब फेल होने लगता है। आगे देखते हैं, जीवों में एक सुव्यवस्थित एवं निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था होती है। कोशिकाएं सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। देखिए ध्यान से, कोशिकाएं सभी जीवों की, कोशिका बहुत सारे कोशिकाओं से इसका निर्माण हुआ है, कोशिका सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। उसके बाद कोशिका के बाद क्या होता है, कोशिकाओं के समूह से उत्तक,
पहले क्या निर्माण हुआ? कोशिका का। कोशिका से क्या बना? उत्तक। कोशिका से क्या बना? उत्तक। इसके बाद कोशिकाओं के समूह से उत्तक, उत्तकों के समूह से अंग, ढेर सारे उत्तक मिलकर क्या बना है? अंग। और अंग से क्या बना? अंग तंत्र। जैसे पहले हम लोग जन्म लिए होंगे, शुरू में बच्चे माँ के गर्भ में जब हम लोग रहते हैं तो एक छोटी सी इकाई रहते हैं ना, बहुत नाम मात्र का, और वो फटाफटी होता है। हम माँ के गर्भ में भी जब बच्चे का शुरू होता है प्रोसेस, तो उसमें भी पूरा फटाफटी होता है। तो हम लोग लड़ के आए हैं कहाँ से? माँ के गर्भ से। तो उसके बाद क्या हुआ? वो प्रोसेस शुरू हुआ, धीरे 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 धीरे। उसके बाद छोटा छोटा अंग तंत्र, इतनी चुके हाथ निकलेगा, इतनी चुके दोनों पट्टी निकलेगा, टांग निकलेगा, इतनी चुके, और फिर मुंह बनेगा, इतनी चुके, ठीक है। और धीरे 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 माँ के गर्भ में वो आकार क्या होता है? बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। आज तो प्रोसेस ही हो गया है कि पहले बेटा होगा या बेटी, बेटा माँ बाप में झगड़ा होते रहेगा, बेटा और ये पगला, बेटा या बेटी का होना तुम पर निर्भर करता है। तो देखते हैं ना, निबरा के जोरू और सबके भौजाई, सुने कि नहीं मुहावरा? तो कहता है कि औरतिये का दोष है। दोष वास्तव में किसका होता है? पुरुष का होता है। और अपने आप को मर्द कहने वाले लोग औरतें के पीछे लगते हैं। एक नंबर का हिजड़ा वाला काम। तो इस तरह से छोटे छोटे अंग का निर्माण होने लगता है और धीरे धीरे उसमें क्या होता है? वृद्धि होता है। तो जब हम 8-9 महीने के बाद जन्म लेते हैं तो फिर क्या होता है? आँख, दांत, नाक, मुंह, कितना सुंदर बच्चा है। 5 kg का बच्चा है, 5 kg का हो गया तो भी प्रॉब्लम है, माँ को ऑपरेशन करना पड़ सकता है। चलिए आगे। संचालित होने वाली ऐसी जैविक क्रियाओं में इन अंग तंत्रों द्वारा होती है। तो जो अंग हमारे वजह से इमा है, खाएला, सांस लेवेला, ये सब कान सुनेला, ये सब निर्माण हुआ है ना। तो निर्माण तो हुआ है बेटा, लेकिन कहता है कि इसका सही इस्तेमाल करना ही योग है। ये सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस, हम लोग खाते हैं मेंटेनेंस के लिए, गाड़ी का मेंटेनेंस होता है ना। तो सोचिए कि ये गाड़ी का अगर मेंटेनेंस ठीक से नहीं करेगा तो ये गड़बड़ाने लगेगा, ये धुआं दे देगा। कहता है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण अर्थात मेंटेनेंस, ऐसा तो समझ गए ना कि मेंटेनेंस, कि जीवन को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? मेंटेनेंस। तो हिंदी में जान जाइए, अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाती है। तो अनुरक्षण करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? आप पहले बताइए, खड़ा हो जाइए आप। ये जीवन को सही रूप से चलाने के लिए पहला प्रक्रम क्या है? अरे भैया, कमाएबा न त खैबा का सुथनिया बैठा। पहले पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन, इन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करना होता है, तब जैव प्रक्रम होता है। पूरा मेंटेनेंस करने के लिए पहले भोजन करना होगा और जितने बताएं सारी क्रियाओं से गुजरना होगा। इन सारी क्रियाओं को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। समझ में आया? याद हो गया? वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, सब क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में बहुत सारी चीज आ गए। अब थोड़ा देखना है डकार कैसे आया, क्योंकि अंदर में है तो श्वास बन के बाहर निकला है, नहीं तो दूसरा जगह से निकलता। जैविक प्रक्रियाओं के जीवन के लिए हंसना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम आप लोग को डांटते हैं किसके लिए? हम अपने लिए। अगर आप मेरे पास आए हो, माँ बाप से नहीं डरते हो, यहाँ भी नहीं डरोगे। यहाँ मेरा काम, माँ बाप अपना काम तो कर देते हैं, माँ बाप जन्म देते हैं और बच्चे को पढ़ने के लिए भेज दिए। ये पढ़ाने वाले का उत्तरदायित्व है कि वो कैसा निर्माण करेगा। वो एक लोहार था, एक तलवार 1 साल में बनाता था, उसके यहाँ लंबी लाइन लगी रहती थी, किसके बाद किसका तलवार बनेगा, क्योंकि उसका तलवार बनाया हुआ कभी हारा नहीं। तो तलवार में गुण होता है। तलवार इज इक्वल लोहार, लोहार इज इक्वल मास्टर। आज के जमाने के हिसाब से पहले कहते थे गुरु कुमार से कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे खोत, अंतर हाथ सहार दे, बार बारे चोट। अब तो लेकर आंख दिखा देता है, मास्टरवा मऊगा सब चुपचाप रह जाता है। 4 थोपी मारे क्या करेगा? कट्टा से ठोकेगा, ठोकना। आए हमको जाना है, फाइनली है, आए हैं और हमको जाना है। जाते वक्त भी तुमको हम बचा के जाएंगे, थोड़ा बचेंगे तो लिख देंगे पता नहीं किसने मारा, लेकिन तुमको बना ही के छोड़ेंगे, बीच रास्ते में नहीं छोड़ेंगे। आदमी आजकल क्या हो गया? पढ़ाने वाले प्रोफेशनल हो गए हैं। नो प्रोफेशनल, इमोशनल एंड प्रोफेशनल। टीचर इज इमोशनल एंड प्रोफेशनल। दैट अगर ऐसा नहीं है तो वो बेकार का है। इमोशन मतलब समझता है भावना,
हमें आपके भाव को भी समझना है, आपके भावना को भी समझना है और आपको पढ़ाना भी है। तो कहीं कहीं वही भावना का सहारा लेंगे। एक बार अभी जो एक मेरा लड़का डिप्टी कलेक्टर बना है, वो आया था तो बचपन की अपनी सारी बातें बता रहा था। कहा कि सर आप कैसे कहते थे कि पढ़ लो, नहीं तो गुरुजी हमको भी मारेंगे, तुमको भी मारेंगे, क्योंकि उनके पिताजी मेरे गुरु थे, ठीक है, तो इसलिए वो कहता था। आज मैं आप सोचते हैं कि प्रभात कितना आगे बढ़ गया। ये मेरे लिए सबसे बड़ा गर्व की बात है कि बच्चा आज भी वो बात को याद रखे हुए कि उसको पढ़ाने का तरीका मार नहीं था, केवल प्यार था। हम उसे प्यार से ही पढ़ा सकते थे और प्यार से वो पढ़ के आज कितना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। तो आगे चलिए, थोड़ा रुकिए तो इसको। तो अभी हम लोग जय प्रकरण में देख लिए कितने, पहले कोशिका, कोशिका से क्या बोले उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र, पूरा प्रोसेस आगे देखना है। आखिर हम भोजन क्यों करते हैं? जय इसके बाद तो जीवित रहने के लिए, तो क्या जीवित रहने के बाद और कुछ होता है? तो होता है जय प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने के लिए आदि कार्यों के लिए जीवन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हम पहले भोजन क्यों करते हैं? जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। भोजन से क्या होता है? ऊर्जा की प्राप्ति। और क्या होता है? तो उसे टूटी फूटी हड्डियों की मरम्मत हेतु काम, उसमें जो भी विटामिन चाहिए वो सारे चीज़ मौजूद रहते हैं और वो सब उसका टूटी फूटी चीज़ को जोड़ देते हैं। अब हाथ टूटेगा यहाँ, अब दवाई खाएंगे पेट में, अब मुंह में जाके और यहाँ जाके ठीक कर देगा, तो पेट में पचेगा। जिसको जिसको जहाँ है अपना अपना, ऐसा कैसा होता है पेट में, तो कैसे जाइलम और फ्लोएम क्या क्या करते हैं सब आप लोग पढ़ेंगे ना। तो उसी तरह से शरीर के अंदर भी सारी क्रियाएं अपना जिसको जगह पचाना है वो चला जाता है। अब आप बताइए भोजन क्यों करते हैं? ऊर्जा के लिए। खड़ा होइए, आवाज। भोजन क्यों करते हैं? ऊर्जा के लिए, ऊर्जा के टूटी फूटी हड्डियों की मरम्मत के लिए। याद हो गया? बैठ जाइए। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और टूटी फूटी हड्डियों की मरम्मत के लिए हमें विटामिन वगैरह चाहिए, तो जो भोजन से हमें प्राप्त होता है। क्लियर हो गया ना? जो पोषण कहलाता है, इन सब प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं? पोषण। एक बार फिर से, जैविक प्रक्रियाओं के संचालन मतलब चलना फिरना उठना बैठना जितने भी काम करना, ये सब संचालन, वृद्धि, टूट फूट की रोकने के लिए आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है, जो पोषण कहलाता है। क्लियर हो गया? अपनी आवश्यकताओं वातावरण के अनुरूप जीवों में विभिन्न प्रकार के पोषण की विधियां होती हैं। जीवों में विभिन्न प्रकार की पोषण की विधियां होती हैं, इसलिए आदमी कुछ गिरगिट भी कह सकते हैं, रंग बदल देता है। कुछ आदमी द्विधारी तलवार होता है, इधरों से काट देगा इधरों से काट, वो तलवार बड़ी खतरनाक होता है। वही व्यक्ति रख सकते हैं जो चलाना जानते हैं, वरना सटा जहां अंग उड़ गया। पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण विभिन्न चरणों में उपचयन अपचयन की प्रक्रियाओं द्वारा होता है, श्वसन कहते हैं। आप देखिए, पोषण खाना खाते हैं तो उपचयन अपचयन की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रिया होती है। क्या? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आगे लिखता है इसमें श्वसन की क्रिया, इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है। श्वसन में किस चीज का उपयोग होता है? जो हम सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? ऑक्सीजन। अगर धुआं में घुस जाइएगा तो आंतरिक है इका हुआ, तो वहां तो ऑक्सीजन है नहीं, अल्प मात्रा में, उसमें से आप ऑक्सीजन निकाल नहीं सकते हैं, तो भागिए जल्दी, टे बोल जाइएगा वहीं पर। अपनी आवश्यकताओं एवं वातावरण के अनुरूप, अपनी आवश्यकताओं और वातावरण के अनुरूप, जैसे मान लीजिए नीचे से गैस लीक करने लगे, ठीक, तो आप जल्दी जल्दी भागते हैं कि नहीं एरिया से, क्योंकि सांस लेने में क्या होता है? तकलीफ होती है। अपनी आवश्यकताओं में तो वातावरण के अनुरूप जीवों में विभिन्न प्रकार के पोषण की विधियां होती हैं। सब हम अपने तरीका से खाते हैं, आप नहीं, हम सभी तो मनुष्य ही है ना। अब एक बात और जानते हैं, सब कहता है कि हम शाकाहारी हैं। अपन अपन दांत के निरीक्षण कर लीजिए, ये दो गो जो दतवा है ना, फेंकले होगा सबका, देख लीजिए, शक है तो अभी देख लीजिए, आप इस लेवल को देखिए। हाँ, ये दो गो दांत फेंका हुआ है, तो आप आने के बाद शाकाहारी या मांसाहारी बने, पहले सब मांसाहारी ही थे। ये हम प्रमाण दे रहे हैं कि पहले के लोग, शेर के देखिए आगे वाला दो दांत बड़ा रहता है, जितने भी जो प्राणी मांसाहारी लगभग इसलिए कहते हैं कि हो सकता है कोई सजीव हो। कब हंस रहे हो? क्या बात है, खड़ा होको, हमको लग रहा है कि गुरुकुल का तू ही लाज रखेगा, ठीक है। पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण, पोषण द्वारा जो हम भोजन लेते हैं, तो पोषण जो द्वारा हम भोजन लेते हैं, सब लोग कहता है कि हम मर जाएंगे। मरने का बहुत आसान प्रोसेस है। ठांस के चूड़ा खा लीजिए, पानी पी लीजिए, ठीक, फिर पानी पी लीजिए, और देखिए अल्लाह को तुरंत प्यारे हो जाइएगा।
ठास के तो चूड़ा खा लिए बिना फुलावल, अब पेट में अंदर जाएगा, अब उस पानी लेगा तो समसमाएगा तो फूलेगा, अब फूलेगा तो यहाँ तक घुस जाएगा, सांस बंद, दादाजी गए। ओफो, ऐसा जैसे निकालने के लिए एकदम पूरा, उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, अंदर हाथ डालेगा तो ऑक्सीजन चाहिए, थोड़ा खाली होना चाहिए तभी हो सकता है। अब जैसे कैसे था, बेलन में वो बेलन डाल दिए, तब बेलन में बेलन डाल दिया तब दोनों पानी भरा हुआ तो बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा पानी। चलिए आगे, तो श्वसन क्रिया में भी हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं कि खाली भोजन में, श्वसन लेंगे तो ऊर्जा जो अंदर भोजन हो क्या होगा, खंड खंड टुकड़ा टुकड़ा होगा। क्या मशीन जो चलाएगा, जैसे चक्की चलाता है तो चक्की चलाता है तो देखिएगा धुआं देता है, नहीं देखिए आटा चक्की पर धुआं देता है, क्या है कि पानी नहीं देता है। ये महीना की चक्की तबे चलेगा जब इसको पानी दीजिएगा, अभी खटाखट चलते है ना, तो नीचे तक पहुंचा देगा और फिर जहाँ जहाँ जाना चला जाएगा। क्योंकि इनका सारा शरीर निष्कासन हेतु खास अंग नहीं, कहाँ आगे बढ़ गया अभी, तो इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है। ऑक्सीजन का उपयोग करने से भी ऊर्जा का मुक्ति होता है, ठीक है। मुक्त माने मर नहीं जाता है, मतलब उत्पन्न होता है। सब चीज़ का अलग अलग भाषा है, उत्पन्न होना। जैसे कहता है क्या क्या, एक रामायण में एक लाइन का गड़बड़ है, अरे क्या बोले, शूद्र गंवार ढोल पशुनारी ये सब तारण के अधिकारी। तो तारण माने कर मतलब मारना, और ये पगलवा। तो रामायण देखना, विष्णु को तारणहार कहा जाता है, विष्णु को क्या कहा जाता है, तारण। तो तारण में डंडा से पीटते हैं, तो कहता है कि का लिखल है। अरे जो तुलसीदास ने लिखा वो वाल्मीकि ने नहीं लिखा, जो वाल्मीकि ने लिखा उसका सही प्रसंग तुलसीदास ने नहीं किया, यही प्रॉब्लम है। वृहत रूप से श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। जिसके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है सारी क्रियाएं दोनों को बाहर कर देंगे। लत लक्षण बाई या मरले पर जाए, ऐसा मत समझना, जब ठोकेंगे ना। एक कोशिकीय एवं सरल जीवों में एक कोशिकीय, जैसे हम लोग तो बहुकोशिकीय हो गए, पहले क्या हुआ, कोशिका से उत्तक, तो कई सारे कोशिकाएं मिलके उत्तक, और कई सारे उत्तक मिलके अंग, और कई सारे अंग मिलके अंग तंत्र का निर्माण किए हैं। आइए मैं कहता है कोशिका, एक कोशिकीय तो बात फालतू बातें नहीं है जी, सिंगल है सिंगल। एक कोशिकीय एवं सरल जीवों में खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने, गैसों के आदान प्रदान एवं अवशिष्ट उत्पादों के निष्कासन हेतु खास अंग नहीं होते। हम लोग का खाने वाला अलग है, सांस लेने वाला अलग है ना। एक में एक आंख में दवाई डालिएगा ना तो वो कंठ में आ जाएगा, नाक में डालिएगा तो सकता है कि तीन गो सुराग यहाँ से अलग अलग होता है। देखिए हम दिखा देते हैं। हाँ ट्रैकिया, वो अलग ट्रैकिया तो कहाँ भाग गया, ट्रैकिया में कहाँ चले गए जी। देखिए यहाँ 3 गो है, तीनों से अलग अलग, कहीं से इधर से ऊपर ही लाल ग्रंथि का है, मुंह में ही लाल ग्रंथि होता है, जैसे आके भोजन को क्या करता है, घुलित अवस्था में बना देता है। और यहाँ देखिए अगर यहाँ तक ले फूल कर दीजिएगा और एक ऊपर आपका खन में चढ़ जाएगा तो फिर नाकों बंद, मुंह बंद, आंखों बंद। तो वही ना कहे कि ठूस के खा के पानी पीजिएगा तो जगह नहीं रहेगा। तो एक कोशिकीय एवं सरल जीवों में खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने के लिए गैसों का निदान मतलब निष्कासन के लिए अलग अलग अंग नहीं होते हैं, एक कोशिकीय में नहीं होते हैं, क्योंकि इनका सारा शरीर पर्यावरण के संपर्क में रहता है। हम लोग का सारा शरीर पर्यावरण के संपर्क में है, खाली पैर बाकी ऊपर। तो इस तरह से कुछ बहुत सारे, लेकिन बहुकोशिकीय एवं जटिल जीवों की सारी क्रियाएं अपने पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह पाती है, अतः इसे विसरण की क्रिया साधारण कोशिकाओं की जरूरत पूरी हो पाती है। देखिए अब हम लोग का जो पूरा शरीर है वो जमीन के संपर्क में नहीं रह पाता है, सब ऊपर तो अपना अलग अलग क्रियाएं करते हैं, अलग अलग अंग और अंग तंत्र है। अब वो आया विसरण, बात समझते हैं। विसरण का बहुत छोटा नमूना देते हैं, ठोस द्रव गैस। तो गैस का विसरण पहले बताते हैं। अगर इसमें कोई ब्लास्ट किया ना तो फैल जाएगा पूरे रूम में, इसको बोलते हैं गैसों का विसरण। आप समझ गए ना। इन बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों एवं गैसों के परिवहन के लिए परिवहन तंत्र होता है। सबके लिए अलग अलग अंग तंत्र, परिवहन तंत्र सब अलग अलग बना हुआ है। इनमें इसके द्वारा खाद्य पदार्थ एवं गैस शरीर के एक हिस्से में ग्रहण करने वाले स्थान से दूसरे हिस्से में रूपांतरित होता है। सांस लिए
ये मामला है, ये राइट है कि दिल लेफ्ट है? ये राइट है, सही है कि दिल लेफ्ट है? तो दिल के फेफड़ा में आया, सांस लेंगे, फेफड़ा के माध्यम से फिर वो कहाँ चला जाएगा? सांस रक्त में घुल जाएगा, रक्त में घुल के उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। रक्त में घुल के यहाँ आएगा, फिर वो छन्ना हो जाएगा और फिर क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन कहते हैं। फिर यहाँ से निकलते हुए आएगा और फिर यहाँ फेफड़ा से सब करके टुई बाहर। तो एक बार घींचने को क्या कहते हैं, एक बार छोड़ने को क्या कहते हैं, वो पढ़ना है। इसके द्वारा खाद्य पदार्थों में गैसों शरीर के एक हिस्से से ग्रहण करने का स्थान और दूसरे हिस्से से स्थानांतरित करने का स्थान होता है। किसमें? बहुकोशिकीय में। विभिन्न जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप जीवों में कई प्रकार के हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ, खाना खाया आपने, भोजन किया ना, श्वास लिया ना, अंधखंड खंड हुआ ना, उसके बाद जो अलग अलग चीजें निकलेंगी, अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण है जिसका शरीर से निष्कासन उत्सर्जन की क्रिया द्वारा होता है। तो अभी कुछ फंस गया। अब इसमें जो चीज़ निकलेगा, ब्लड में चला गया, प्रोटीन में चला गया, वसा में चला गया, जिसको जहाँ जाना है सब क्रिया में चला गया। उसके बाद डायरेक्ट हम मिलते हैं निष्कासन, यानी सुबह में मिलिए, फर्स्ट आवर, फर्स्ट टाइम। आप लोग समझ गए? निष्कासन का मतलब उसको बाहर करना है। आपके घर में सबसे ज़्यादा सुख कहाँ मिलता है? जिंदगी में लेके पहला बार सही बोला है। सबसे सुख मिलता है आपको न देवता रूम में, न किचन रूम में, सबसे ज्यादा वही बस टॉयलेट में। एक बार मारेगा फ्रेश हो जाता है। तो पहुंच गए, आप समझ गए निष्कासन। अब इसके आगे नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं लगता ये सब रफ रहना चाहिए, मतलब फेयर। ये चलिए, जिससे शरीर में निष्कासन उत्सर्जन क्रिया से होता है। सरल एक कोशिकीय जीवों में यह विसरण की क्रिया द्वारा, एक कोशिकीय उसको विसरण की क्रिया द्वारा निकालता है, ठीक है। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में इसके लिए विशिष्ट अंग होते हैं। हाँ, इस प्रकार सजीवों में पोषण, क्या क्या? पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन, उत्सर्जन आदि, जनन बच गया। प्रजनन करिएगा ना, अपने जैसा संतान नहीं उत्पन्न करिएगा तो आपके बाद नाम ही खत्म हो जाएगा। हाँ, इसके अतिरिक्त सभी जीवधारू जनन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। जनन करेंगे तो संख्या में हम दो हमारे, तभी कंट्रोल। ऐसा मत करो, 4 करेगा तो फिर रहेगा कहाँ? खेत गैलारी में, घर गई दुआरी में, रोडवा पर देखता है इतने पतला घर है, अब इतने में 2 गो भाई तब बट गया, तो 2 गो भाई तो फिर 1 2 गो, तो 2 गो में तो खेत गैलारी में, घर गई दुआरी में। जनन, रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, रिप्रोडक्शन हम उत्पादन किया, आप उत्पादन करिएगा, है कि नहीं। निर्जीवों में अलग अलग चीजें हैं, ये इसके आधार पर हम सजीव निर्जीव को अलग अलग करते हैं, क्योंकि उसमें जनन की क्रियाएं नहीं होती। बाकी चलिए आप पोषण आ जाइए। पोषण में कुछ प्रोसेस है, जैसे हम लोग प्राणी हैं, है ना, कोई वनस्पति है, तो आगे जाके आप पढ़िएगा 10th क्लास के बाद अगर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो 2 भाग होगा, बॉटनी और जूलॉजी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। उसमें भी अलग अलग, उसमें भी काइंड्स है। अब मानव का जानवर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या जानवर का, तो अलग अलग से चला जाता है। जीवन संबंधी क्रियाओं यानी लाइफ प्रोसेस, जीवन संबंधी क्रियाओं जल्दी नहीं समझेंगे, लेकिन बोल देंगे लाइफ प्रोसेस, तो आप जल्दी समझ गए। तो जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जीव की 2 प्रमुख आवश्यकताएं होती है। ये जीवन को चलाने के लिए कितने प्रमुख आवश्यकताएं मेरे पास? 2। नंबर 1, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति। ये जीव को चलने के लिए, खाने के लिए, मतलब खाना ही तो देह में ताकत रहेगा तब न। तो दादा ने खाई थे तो उनका ठूसा चम्मच से, और ठूसा हम इसलिए कहे हैं कि बेकार चीज है। अरे हम गलत नहीं बोलते हैं यार, दादा को लोग जिससे प्यार से कहेंगे कि दादाजी खा लीजिए, तो नहीं भूखोगा तो उठ के बैठ जाएंगे, कहे कि बेटा आज खाए के मरना। दादाजी तो मजबूरी है कि कहते कि ठूसा फिर यहूद दी कि ना दी। लोग आज क्या करते हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो सवाल क्यों किया गया आपसे कि धरती कब तक घूमेगी, माँ और दादा के साथ क्या हो रहा है बताइए। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए आप लोग ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति,
तथा नंबर दूसरा, ऊर्जा चाहिए ना जीवन को चलाने के लिए, और दूसरा शरीर के वृद्धि और टूट फूट उद्योग की मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण। कहता है मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण। ये दो, पहले आप भोजन करते हैं कि हमको ऊर्जा मिल जाए, फिर जीव द्रव्य जीवित रहे। अगर दादा खाते ना तो मतलब जल्दी जथुन। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा प्रत्येक जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव को जीवन पर्यंत भोजन की आवश्यकता होती है। भूख लग गया काजी आप लोग को? नहीं ना। जरूरत में स्थित विभिन्न तत्व के कार्य करते हैं। जैसे भोजन किए तो जो तत्व जहाँ जहाँ चाहिए वो अपना अपना ट्रांसफर हो जाता है। जैसे यहाँ आप पढ़ रहे हैं एक जगह, ठीक है, आप पढ़ने के बाद अपन अपन घर जाइएगा कि यहीं रहिएगा? अपन अपन घर चल जाइएगा, खाली हो जाएगा। यह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, ध्यान रखिए, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। यहाँ तक खत्म हो गया। अब थोड़ा सा और पढ़ा दे पोषण की विधियां। रुको तुम, चलो। पोषण लिखा है, पोषण की विधियां कितनी हैं? तो पोषण, जीवों में पोषण की दो विधियां होती है। जीवों में पोषण की दो विधियां होती है। एक, हाँ, स्वपोषण, स्व मने खुद का, और पर मने दूसरा, पराया मतलब दूसरा। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, माँ यशोदा को कृष्ण की कौन सी बातें बहुत कठिन लगी थी जो उसे झेलना मुश्किल समझ रहे थे? कृष्ण ने बोला था उनसे कि खड़ा होइए, मुझे पराया समझ रहे हैं। हाँ फिर से बोलिए। कृष्ण ने उन्हें बोला था कि आप मुझे पराया समझ रहे हैं, इसीलिए मुझ पर चोरी कर इल्जाम लगाया। हाँ, जब वो कहे थे कि माखन तो नहीं खाया, हाँ बहुत अच्छा। योग का बात जानना बहुत जरूरी है। योग इस आपके माइंड का जो जितनी गड़बड़ी है मांसपेशियां वो सबको दुरुस्त कर देता है। इसलिए बीच बीच में पढ़ाने से बच्चा नहीं उबे, इसके लिए। चलिए खैर छोड़िए, मतलब ये कहा था मैया मोरी जानी परायो जायो। क्या कहा था? ऐ माँ तू मुझे पराया जान रही है, इसलिए मुझ पर माखन चोरी का आरोप लगा रही है। तब माँ की आंखें छलक गई थी। तुम भी ऐसा करते हो ना, माँ को ब्लैकमेल? नहीं जमा पड़े, नहीं जमा पड़े, संडे बा। तब पढ़ोगे तो किसके लिए? हमरे लिए? मैया के लिए? बाबू के लिए? पहले अपना सोचो, फिर हम पहले अपना सोचो, फिर मेरे बारे में सोचना, फिर बाल बच्चे के बारे में। पहले तो कामयाब बनोगे तब ना। हम हर लोगों को कहते हैं कि जलो, लेकिन दीपक की तरह। कैसे? दीपक की तरह इसलिए फलनवा के दुतल्ला हो गए फल। अरे तो जलो ना, तुम भी मेहनत करो, 3 तल्ला बनाओ, है ना, जलो मगर रोशनी दो दुनिया को। जलना बुरी चीज नहीं है, दुर्गंध नहीं आना चाहिए। स्वपोषण और परपोषण, जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, और परपोषण जो दूसरे पर निर्भर करते हैं। चलिए इसमें देखते हैं। स्वपोषण, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। मतलब हम अपन खाना अपने से बना लें तो स्वपोषण। तक चावल कहाँ से ले, आलू कहाँ से ले, दाल कहाँ से ले, गैस कहाँ से ले? लफड़ा है ना। अच्छा चलिए आप बताइए, कौन है जो अपन खाना अपने बनाता है? पेड़ पौधा। खड़ा हो जाइए। पेड़ पौधा। अगर माँ बाप नहीं है? पता नहीं। अरे है ना, लेकिन वो अपने तैयार कर लेता है। कैसे? आइए स्वपोषण में जरा देखते हैं। स्वपोषण, बैठ जाइए। स्वपोषण, जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेता है उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण। जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेता है उसे कहते हैं स्वपोषण। क्या हम लोग तैयार करते हैं अपना भोजन? तो सारे प्राणी क्या हो गए? परपोषण, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। याद हो गया? जब कोई दूसरे पर निर्भर रहता है, जो जीव दूसरे पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? परपोषण। और जो अपने पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो हम अपने पर निर्भर हैं? नहीं ना। चावल आलू गैस फलाना फलाना लाते हैं। अजी पेड़वा कैसे खाता है? तो कुछ नहीं लाता है, ये अपने से बनाता है खाना। तो इसको क्या कहेंगे आप? स्वपोषण। क्या कहेंगे आप? स्वपोषण। तब आइए स्वपोषण के बारे में सोचे। स्व माने अपना, पोषण माने भोजन।
जब पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, पहला चीज इकट्ठा कर लिए, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड इसको मुफ्त में मिलता है कि नहीं? दूसरा बात, सूर्य से प्रकाश मुफ्त में मिलता है कि नहीं? दूसरा बात, दुगो हुआ ना। तीसरा, जमीन से जल और खनिज लवण ले लेता है, जो खनिज चाहिए, पोषक तत्व चाहिए और जल, वो दोनों कहाँ से मिल जाता है? जमीन से मिल जाता है। तो वायुमंडल से क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य भगवान क्या दे दिए? प्रकाश दे दिए। जमीन देवता क्या दे दिए? जल और खनिज लवण दे दिए। और पौधा खुद हरा है, तो हरे पौधों में क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, है ना। और हरक्का पौधा में वो उतरे जाइए कि क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल रहता है, उसकी मौजूदगी में ये सब चीज मिला करके अपना भोजन तैयार करके खा लेता है। अब खाने के उसका सिस्टम है, उसको बांटने वाला भी है। ये नहीं कि कोई ज़्यादा ले लिया, कोई मिठाई अलग दे देते, दो लुका ले लक और फिर कहला कि हमरा हिस्सों देता, दो गो एक हो जाएगा। लेकिन पौधों में हम जैसे दुष्ट प्राणी छीन छीन के खाते हैं, लेकिन उसमें बंटवारा होता है, एकदम सही बंटवारा होता है, कोई गड़बड़ नहीं। जाइलम फ्लोएम उत्तक होते हैं, जो एगो खाना से नीचे सब चीज़ बनाने वाला ले जाते हैं, अब बनाने के बाद दूसरा का सब के बराबर बांटते बात समझ में आ गया। तो जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसको क्या कहते हैं? स्वपोषण। जैसे स्वपोषी बोलिए, स्वपोषी। और ये क्या होता है? स्वपोषी पेड़ पौधे होते हैं। तो सबसे पहले सवाल होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश इज इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट। अब मनीष कहेगा कि हमको इम्पोर्टेंट है कि हमको बताते हैं। अरे भैया, अभी मान लो इम्पोर्टेंट नहीं है, माँ बाप के 4-3 बेटे हो तो सब, माँ के लिए तो सब जरूरी है ना, लेकिन जब तुम पति बन जाओगे तब पति का तो अकेला, पत्नी का अकेला पति रहोगे ना। देखो तेरा वैल्यू कितना होता है। तो समय काल चक्र निश्चित करता है कि कौन कहाँ इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए, सब अपने अपने जगह इंपॉर्टेंट है। अगर क्या क्लोरोफिल हटा देंगे तब भोजन बनेगा? नहीं बनेगा। सूर्य साहब के ढक देंगे तब बनेगा? नहीं बनेगा। पानी नीचे से नहीं आने देंगे तब बनेगा? नहीं बनेगा। तो प्रकाश संश्लेषण, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तब बनेगा? नहीं रहेगा। तो इस तरह से जब हरे पौधे, कैसा पौधा? हरा पौधा। मतलब हरे पौधे मतलब क्लोरोफिल, हरे पौधे का मतलब क्लोरोफिल। अब बोलिए कि लाल साग में, बोलिए हरे पौधे में तो हरे क्लोरोफिल, और लाल साग में लाल रंग का होता है। अभी हम पढ़ के देखेंगे हम लोग। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण क्या है? क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्या है। जब हरे पौधे सूर्य से प्रकाश, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से खनिज लवण जल लेकर अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, इससे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ में आ गया? याद हो गया कि नहीं हो गया? तो दो चीज हम लोग का हो गया जी। पहला हो गया स्वपोषण। सब ऐसे जीवों जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं अर्थात बना लेते हैं, वो स्वपोषी कहलाते हैं। क्लियर हो गया? अब स्वपोषी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। जो सूख गया वो मर गया ना। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। इन पौधों में एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। अंग्रेजी में है क्लोरोप्लास्ट। हरित क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक, हरे रंग का क्या होता है? वर्णक, उसको पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। हरे रंग का वर्णक उसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधे का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधे का रंग हरा होता है। और लाल रंग में भी तो साग में रहता तो लाल रहता होगा, जो लाल है उसमें लाल रहता होगा, चित्तीदार है तो वैसे ही रहता होगा। अब कोई आदमी छोटा है तो मनुष्य नहीं है, और लंबा है तो मनुष्य है। कहते हैं कि बड़का आदमी है तो अभी जाके नपवाते हैं कितना बड़का आदमी है। तो कोई के छोटे देखते, कोई के बड़ा देखते। पैसवा से बड़ा होगा। आज क्या बताऊं, हाइट से नहीं, पैसे वाले लोग बहुत बड़ा हैं, उनके लिए अलग से आता है कफन, उनके लिए अलग से आता है कंधा क्वालिटी का, और उसको कंधों देने वाला कोई नहीं मिलता है। जो बड़ा होता है ना, ठेला पर तो नहीं बोलेंगे, इंसल्ट हो जाएगा, वो लाद के जाता है गाड़ी पर। तो फलना बाबू गलती न गाड़ी आती गलती न गाड़ी पर। अरे पगलवा, तू कोनो के मंजिल में गले हल्के तोर मंजिल में करो जाता हो। तो बड़ा नहीं, दिमाग से हटाओ, कोई बड़ा नहीं है। माँ के गर्भ से आया है एक ही तरह और जाएगा भी एक ही तरह। अपने ये मेमोरी में ठीक करो, कोई बड़ा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है और न कोई छोटा है।
न कोई हिंदू न मुसलमान है, सरकार की तरफ से सबका कफन फ्री दान है। हमने क्या बोला? न कोई हिंदू है न मुसलमान है, अगर रोड पर भी मर गया तो सबके लिए सरकार की तरफ से कफन दान है। रोड पर यस, तो घर वाले तो देंगे ही, लेकिन रोड पर अगर रात भी मर जाएंगे ना तो सरकार देगी, बुझे कि नहीं? तो जो पगलवा हिंदू मुसलमान करता है ना, उतने एक आध दिन आमने सामने हो जाए। सामने तो चले हम लोग, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधे का रंग हरा होता है। चलिए मनीष खड़ा हो जाइए। पौधे हरा क्यों होते हैं? खड़ा हो। हाँ, है दिमाग, बैठ जाइए। क्या कहा कि आप गलत हैं? आप गलत हैं तो पैदा करने वाले हम गलत होंगे। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल H2O के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। इसके हम प्रकाश संश्लेषण, तो बता दिया प्रकाश संश्लेषण फ्री में मिल गया। वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य से प्रकाश, पौधे हरे हैं, क्लोरोफिल पर्णहरित में मौजूद है और जमीन से खनिज लवण लेकर अपना भोजन बना लिए। अब आइए परपोषण। क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण समस्त जंतु कवक पौधे की तरह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करने में सक्षम नहीं है। हम लोग के अंदर भी अगर क्लोरोफिल आ जाए क्या मजा आ जाएगा। हो, लेकिन अब सवाल ये है कि परवरदिगार ने जो खुदा भगवान ने रचना किया है हमारी, तो पनिया कैसे पेड़वा गुड़वा में सुखबा, तो पानी चाहिए अलग से, तो सबके लिए अलग अलग टावर बनावल है यहाँ पे, है कि नहीं? बताइए, एगो खाली पर्णहरित नहीं रहने के कारण सबके अलग अलग टावर बनावल गया है। चलिए, परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इट्स क्लियर हो गया? अब परपोषण भी एक बार बता दूं कि छोड़ दूं? अच्छा चलिए, एक दिन हम परपोषण भी 3 प्रकार के होते हैं, इसे भी बता देंगे तो अगला काम खत्म हो जाएगा। चलिए।